हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का नीट का एग्जाम देखेंगे कि इसमें कितने क्वेश्चंस फिजिक्स के हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना इसके लॉजिक को कि जो स्प्रिंग है उसका फोर्स कांस्टेंट है के। अब ध्यान से इस पॉइंट को समझो कि एक जो स्प्रिंग होगा अपने पास, उसकी हमने कटिंग की है तीन पार्ट। दिस इज फर्स्ट पोर्शन, दिस इज सेकंड पोर्शन, दिस इज थर्ड पोर्शन। उसके बाद उन तीनों को दोबारा हमने सीरीज में ही अटैच कर दिया, तो उसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो तो के ही रहेगा। तो अपने पास के डैश की वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज इक्वल टू के, बिकॉज पहले सीरीज में ही था वो स्प्रिंग, उसको कटिंग की, दोबारा सीरीज में अटैच कर दिया। बट जब हम इस स्प्रिंग तीन पोर्शंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो अपने पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो इसको समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि हमने कौन सी रेशियो में डिवाइड किया है। जो तीन पार्ट्स को है उसकी रेशियो भी 1, 2 and 3 ही है। अगर हम 1, 2, 3 का टोटल करते हैं तो ये क्या कितना बनेगा 6। तो आपको याद रखना होगा कि जितना छोटा स्प्रिंग होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। तो इस वाले का कितना हो जाएगा 6, इस वाले का कितना हो जाएगा अपने पास 3k, बिकॉज जो 6 है दिस इज अ टोटल टर्म। अगर मैं 6 से 1 डिवाइड करूंगा आई विल गेट 6k, 6 से 2 डिवाइड करूंगा आई विल गेट 3k, 6 से 3 डिवाइड करूंगा आई विल गेट 2k। एंड जब तीन स्प्रिंग अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड होंगे और तीनों को मैं टोटल करूंगा तो आई विल गेट 11 की। तो अपने पास दो ऑप्शंस बचते हैं कि भाई फर्स्ट वाला जो k है, k डैश है, उसकी वैल्यू k है, और जब तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया तो अपने पास कितना है 11 की है। तो अपने पास ऑप्शन कौन सी बचेगी, दिस इज सेकंड ऑप्शन। सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जिस बंदे को इस स्प्रिंग वाले कंसेप्ट का बेसिक क्लियर है तो वो इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमने रिजॉल्विंग पावर निकालनी है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, जिसकी वेवलेंथ अपने पास 4000 एंगस्ट्रॉम है एंड 6000 एंगस्ट्रॉम है। अगर रिजॉल्विंग पावर की बात करते हैं तो कुछ फॉर्मूला इस टाइप का होता है कि वो 1/λ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपने पास क्या होएगा, उसने बोला फर्स्ट टू सेकंड है, तो फर्स्ट वाला वेवलेंथ कितनी है 4000 और सेकंड वाली वेवलेंथ कितनी है 6000। तो R1/R2 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 6000/4000। तो कैंसिल करके व्हाट वी विल गेट 3/2 की रेशियो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि भाई हार्मोनिक्स की बात की हुई है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ी सी डायग्राम का समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन भी इसका लेंथी होगा। एक तरफ अपने पास क्लोज पाइप है, दूसरी तरफ भी दोनों ही क्लोज पाइप है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर इस टाइप का होगा लॉजिक तो अपने पास क्या होता है कि जो लेंथ होती है वो λ/4 का मल्टीपल होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है, एंड ये चलता है अपने पास ऑड मल्टीपल। तो L1 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू L λ/4। एंड अगर सिमिलरली मैं इसके सेकंड वाला पोर्शन का चेक करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू n+2 λ/4 बिकॉज इट इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करूंगा, ठीक है ध्यान से देखना, जो अपने पास फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा अपने पास, दैट इज इक्वल टू स्पीड ओवर वेवलेंथ। और अगर यहाँ से मैं वेवलेंथ निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 4L/n+2, यहाँ पे हो जाएगा 4L/n। और इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा V/4Ln+2, और दूसरी तरफ कितना बनेगा फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू V/4Ln। यहाँ पे जहाँ पे अपने पास n+2 है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 260 हर्ट्ज, और जहाँ पे अपने पास n है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 220 हर्ट्ज। अगर दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो अपने पास n की वैल्यू सॉल्व करके 13 आएगी। एंड जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास ये स्टेप समझो, जब मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा उस मूवमेंट पे अपने पास जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू अवर बेसिक, दैट इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ जो 260 और 220 की है तो n की वैल्यू 13 या 12 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन। इसका सॉल्यूशन जो है दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ही आराम से आएगा, बट आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन। दो अपने पास रॉड्स है, इसका एरिया लेट्स से a/2 एंड इसका एरिया भी a/2 है। एक का थर्मल कोएफिशिएंट k है, दूसरे का थर्मल कोएफिशिएंट k है। अगर यहाँ से हीट जाएगी एंड यहाँ से बाहर जाएगी, यहाँ से इनवर्ट जा रही है एंड इस साइड से आउटवर्ड जा रही है, तो स्टेप समझो ध्यान से क्या होगा। जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो मटेरियल की इंक्रीज करेगी, अगर इंक्रीज करेगी तो आई विल गेट समथिंग लाइक K1 + K2।
बट सिंस दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो इसमें कोई रेशो नहीं आएगी, तो जो वाला रेशो वाला फंडा आएगा वो वाला कैंसिल होगा, इसमें कोई रेशो है ही नहीं ऑप्शन पे, तो हमें कैसे पता लगेगा? ध्यान से देखो, जो अपने पास dq/dt होता है वो क्या होता है k a डेल्टा t by x, तो अपने पास ये क्या चल रहा है, दिस इज इक्वल टू k into a, तो अगर यहाँ पे करते हैं तो k1 a1 प्लस k2 a2, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या a1 की वैल्यू कितनी है a/2, तो अपने पास क्या आएगा k1 a/2 प्लस k2 a/2, अगर इस सारे को मैं सॉल्व करूंगा आई गेट k1 प्लस k2/2 इनटू समथिंग, तो अपने पास ऑप्शन क्या आएगा, थर्मल कंडक्टिविटी भी इक्वल टू k1 प्लस k2/2, तो अपने पास फोर्थ ऑप्शन ही आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन चेक कर लो, इसमें क्या बोला हुआ है, बहुत इजी है। उसने बोला एक वाटर की ड्रॉप है, उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, उसको मैंने ऊपर से फेंका है, तो नीचे कुछ हाइट से बॉडी गिरेगी तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी mgf, बट क्वेश्चन में समझो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं सॉल्व करने की जरूरत? एक तरफ वो पूछ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरी तरफ रेजिस्टिव फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से बॉडी नीचे आ रही है, अगर नीचे आ रही है तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, तो फर्स्ट ऑप्शन अपनी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो जिस ऑप्शन में नेगेटिव हो वो कैंसिल कर दो। एंड दूसरे वाला बोल रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स है, अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो सेकंड ऑप्शन क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, तो सेकंड वाली ऑप्शन नेगेटिव होगी, तो जो वाली ऑप्शन में पॉजिटिव दिया वो कैंसिल हो गया, तो अपने पास फोर्थ एंड सेकंड ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो अभी बचा कौन सा है, अभी सिर्फ बचा अपने पास फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन। बट सोच के देखो कि क्या पॉसिबल है कि रेजिस्टिव फोर्स वाला जो वर्क होगा वो ग्रेविटेशन से ज्यादा होगा? नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो लॉस होता है वो हमेशा गिवन क्वांटिटी से कम ही होगा। तो अपने पास ऑप्शन क्या बनती है, फर्स्ट ऑप्शन में है कि फर्स्ट वाला पोर्शन लेसर है, सेकंड वाला न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, बट ये हो नहीं सकता बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स का जो वर्क डन होएगा दैट विल बी लेस देन ग्रेविटेशनल वर्क डन। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हम इसको आंसर निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 7th क्वेश्चन में चेक करें, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर है उसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जब उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया तो उस पे कांस्टेंट क्या हो गया, दैट विल बी चार्ज। उसके बाद क्या किया, उसको किसी अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, इसमें पैरेलल में। तो इस बात को समझो, जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होता था हमेशा जो टोटल एनर्जी होगी वो इनिशियल एनर्जी से कम होगी, तो जो कुछ ना कुछ क्या होगा, एनर्जी का लॉस होगा, बिकॉज जो शेयरिंग होती है तो हीट प्रोड्यूस होगी। हीट कहाँ से निकलेगी, दैट इज इक्वल टू इनिशियल, जो इनिशियल एनर्जी अवेलेबल होगी उससे हीट कुछ प्रोड्यूस होगी, तो आंसर में डिक्रीज ही होगी जो फाइनल एनर्जी होगी, तो सीन तो रहेगी नहीं, इंक्रीज नहीं हो सकती, इंक्रीज नहीं हो सकती, एक ही ऑप्शन बनता है, हमें सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 8th क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा लेंथी है, जिसके लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। 5th वाले का भी सॉल्यूशन लेंथी है, बट हाँ इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर आप फोकस करोगे। कैसे, जो अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्केयर। अगर यहाँ से मैं इस पोर्शन की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, I'll get FR स्केयर, तो अपने पास ये बच गया। और दूसरे वाला क्या है, कैपिटल G, तो कैपिटल G में क्या होता है अपने पास G M1 M2 ओवर R स्केयर, तो अपने पास कैपिटल G क्या बचता है, दैट इज इक्वल टू FR स्केयर ओवर KG स्केयर। अब हमने क्या करना है, हमने इस टर्म को कंबाइन करना है और साथ में 1/c स्केयर निकालना है। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस क्या क्या चल सकती हैं, तो सबसे अच्छे वाला मेथड क्या होता है जो होता है कॉमन वाला। कैसे, अभी 3 ऑप्शन में अपने पास स्क्वायर रूट है, तो अपने पास आंसर इससे में से तो ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन में हो गया। उसके बाद देखो अभी 2 ऑप्शन में डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर, तो अपने पास ये वाला ऑप्शन कैंसिल होगा बिकॉज दिस इज ओड वन आउट, तो अपने पास 2 ऑप्शन बचेंगी, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ में देखने का लॉजिक क्या है, इस स्टेप को समझो कि अगर मैं FR स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इस टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, FR स्क्वायर ओवर KG स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में मेरे को इन द एंड चाहिए लेंथ की डायमेंशन चाहिए, तो लेंथ की डायमेंशन क्या पॉसिबल है, मतलब हमने अपने पास मास और टाइम कैंसिल होना चाहिए, टाइम कैंसिल होगा मास कैंसिल होगा। इस इक्वेशन में चेक करते हैं क्या अपने पास मास कैंसिल हो रहा है, फोर्स का स्क्वायर बन गया और डिवाइड बाय KG स्क्वायर है इनटू R रेज़ टू पावर 4। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास फोर्स में जो मास होगा वो KG से
डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, जिसमें दोनों चीजों का मल्टीप्लाई होगा, दैट इज g एंड Q1 Q। तो कौन से ऑप्शन में, ऊपर वाले ऑप्शन में कि नीचे वाले ऑप्शन में मल्टीप्लाई, वो फोर्थ वाले ऑप्शन में मल्टीप्लाई है। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये मेथड क्या है, सिंपल कि हम निग्लेक्ट कर रहे हैं ऑप्शंस को, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से ही हम आंसर को फिगर आउट करने की ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइन्थ है। नाइन्थ बहुत इजी पार्ट है। कैसे इजी पार्ट है, ध्यान से देखो। जो अभी ये कर्व्स चल रही हैं, ये कर्व शो कर रही हैं कि ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो अपने पास प्रोसेस क्या होगा, दैट इज आइसोथर्मल। हमारे पास कौन से प्रोसेस में सेम एज इट इज चल रहा है, वो है थर्ड, ये वाला पोर्शन। थर्ड वाले का टेम्परेचर 500 चल रहा है, तो थर्ड वाले प्रोसेस का आंसर डी होना चाहिए। थर्ड वाले प्रोसेस का आंसर दैट इज आर का डी होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे अपने पास आर बी डी है। तो अपने पास एक तो फर्स्ट ऑप्शन में आर बी डी है, एक अपना ये वाले थे। तो अपने पास ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला ऑप्शन खत्म, और अपने पास सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बच गया। उसके बाद हम चेक करते हैं, ध्यान से देखो, एक और इजी फंडा। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये फर्स्ट वाला बोल रहा प्रोसेस, बट ये वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ है। तो अगर मैं इसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो अपने पास क्या होगा, आइसोकोरिक। तो फर्स्ट वाला प्रोसेस कहाँ पे है, पी वाले, तो पी वाले का आइसोकोरिक होगा। तो पी वाले का आइसोकोरिक चेक करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, पी वाले में तो नॉट पॉसिबल। तो आंसर कौन सा बचा, फर्स्ट ऑप्शन। तो हमें नहीं रिक्वायरमेंट हम सारे के सारे ऑप्शन चेक करेंगे, हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सूटेबल आंसर निकालना है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, सिंपल प्रोटॉन जैसा होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। अगर मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात करता हूँ तो मेरे पास बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p। अगर इसमें एक्सपैंड करूंगा, व्हाट विल गेट 2mke का अंडर, और इसको अगेन एक्सपैंड करूंगा, व्हाट विल गेट 3/2 kT। 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा कितना बच गया, h/3mkt। ऑप्शन देख लो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है, और आंसर भी अपने पास फर्स्ट ऑप्शन ही गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट वाले में बोल रहे हैं कौन सा ऑप्शन अपने पास फॉरवर्ड बायस डायोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है जो अपने पास ये वाली साइड होती है, दिस इज p, दिस इज n। तो p को पॉजिटिव टर्म मिलना चाहिए, n को नेगेटिव टर्म मिलना चाहिए। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -3 है, तो जो n है वो हायर पोटेंशियल पे है, p लोअर पोटेंशियल पे है, नहीं पॉसिबल। यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, अगेन दिस इज हायर पोटेंशियल जो n है, जो p है लोअर पोटेंशियल, नॉट पॉसिबल। देन अगेन यहाँ पे 5 जो n के साथ कनेक्ट, नॉट पॉसिबल। तो कौन सा आंसर बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ 4। और चेक भी कर लेते हैं, 0 के विद रिस्पेक्ट टू -2 क्या होगा, लेसर पोटेंशियल पे होगा। तो अपने पास n और p, n क्या होगा, माइनस नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो अपने पास ऑप्शन क्या बच गया, फोर्थ ऑप्शन बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन लेंथी है, मैं नहीं करवा रहा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी जा रही है। 11th क्वेश्चन देख लो, बहुत ज्यादा इजी है कि अगर अपने पास कोई वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, उसको मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच करके एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है L स्क्वायर से। ये आपको बेसिक फंडे पता होने चाहिए। अगर एरिया चेंज करता हूँ तो मेरे पास होगा R/1/a स्क्वायर। उसने बोला है कि n टाइम्स क्या कर दिया, लेंथ को कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अगर लेंथ n टाइम हो रहा है तो r कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर टाइम। तो r * n स्क्वायर टाइम से अपने पास ये होता है। 12th क्वेश्चन देख लो, गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्विवेलेंट। अब ये सिंबल होता है और का, तो प्लस हो गया। प्लस के बाद क्या किया, एक बार नॉट कर दिया, यहाँ पे नॉट है, ये नॉट है, ये नॉट है, तो 3 बार नॉट हो गया। एक नॉट, फिर नॉट, तो क्या बनेगा, और एंड प्लस नॉट, तो क्या बनेगा, नॉर ऑप्शन बनेगा। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन, दैट इज नॉट। तो ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को कि पहले वाला प्लस किया, दैट इज और ऑप्शन, देन हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद दोबारा रिवर्स किया, 30 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। मतलब पहले क्या कर दिया, इसको बोलेंगे नॉट, देन और, देन नॉट। तो नॉट जब बनेगा और के साथ, इट विल फॉर्म नॉर गेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अपने पास 15 था वो लेंथ ही है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिसके सिर्फ और सिर्फ इजी बेसिक फंडा से आपके आंसर्स मिल जाएंगे। 16 क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट उसको एक बार चेक कर लो, एंड साथ में ही मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
इस पेपर का लिंक दे दूंगा, जहां से आप आराम से क्वेश्चन रीड करके इसके सॉल्यूशंस को चेक कर सकते हो कि हम कितने इजी तरीके से, बिकॉज इसके अगर जो मेथड्स होंगे सॉल्यूशंस वाले, वो आप नेक्स्ट वाले जिपमर का एग्जाम है, पंजाब यूनिवर्सिटी का है, या कोई भी वेरियस एग्जाम होता है, उसके लिए आप इसके मेथड्स को यूटिलाइज कर सकते हो। वो पहले बोल रहा है कि अगर वॉक कर रही है एस्केलेटर के ऊपर एक लेडी है, तो उसको टाइम लग रहा है t1। अगर वो स्टेशनरी रह के एस्केलेटर अपने आप ही मूव कर रही है तो टाइम है t2। बट इफ अगर हम चलती हुई एस्केलेटर पे वॉक करना स्टार्ट करेंगे तब आंसर वुड बी लेसर देन t1 और t2 बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं लेसर वाला कौन सा बनेगा। सीधा ऑप्शन है नॉट पॉसिबल, ये ऑप्शन इससे लेसर हो सकता है बट इतना सिंपल नॉट होएगा बिकॉज इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन लग रहा है। एक तो अपने पास एस्केलेटर का मोशन है, एक पर्सन वॉक कर रहा है, तो अपने पास अगर डिनोमिनेटर में माइनस करते हैं तो माइनस के टाइम पे ये सारी की सारी टर्म इंक्रीज होगी। बट हमें क्या चाहिए, हमें t1 t2 से कम चाहिए, तो अपने पास ऑप्शन क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन। एंड अगर आप इसकी जो क्वेश्चन है चेक करोगे, आपको बुक से आराम से मिल जाएगा ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो 16 एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 16 समझो, एक बार टाइम t1 लग रहा है अगर वो वॉक कर रही है लेडी, एंड अगर एस्केलेटर चल रहा है तो t2 लग रहा है। कभी भी आपने आंसर्स में जो वेरिएबल वाले क्वेश्चन होंगे सिंपल आंसर नहीं होगा, तो सिंपल वाले आंसर खत्म हो जाएंगे। तो अपने पास बनेगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन काफी हद तक सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में फर्क है। अगर मेरा आंसर बढ़ेगा तो आई विल गो विद दिस, अगर मेरा आंसर कम होगा तो आई विल गो विद दिस। सेंस क्या बनती है, आंसर कम होना चाहिए तो आई विल गो विद दिस। तो सेकंड ऑप्शन ऐसे बनता है इसका आंसर। तो इसको मैं सॉल्व नहीं किया, सिर्फ इसको आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन काफी इजी है बट इसकी डायग्राम देखनी पड़ेगी 17 वाले की। उसमें क्या बोल रहा है कि अगर YDS एक्सपेरिमेंट है, एक बार उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वैक्यूम में, एक बार किया उसने मीडियम में। अगर हम मीडियम में थे तो उसका 8th ब्राइट फ्रिंज, तो 8 ब्राइट फ्रिंज का कितना बनेगा 8 बीटा, बीटा के साथ म्यू को डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज इट इज इन द मीडियम। वो किससे कोइंसाइड कर रहा है, दैट इज कोइंसाइडिंग विद द 5th डार्क फ्रिंज। और डार्क फ्रिंज को समझने का मेथड देख लो कैसे होगा। अगर मेरे पास लेट्स से ये मेरे फ्रिंज बिट्स बन रही है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, दिस इज सेकंड मिनिमा। ध्यान से देखो, अभी सेकंड मिनिमा के टर्म में दिस इज 0.5 बीटा, दिस इज 1 बीटा, तो अपने पास कितना बन गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज 1.5 बीटा। इट मींस जो 5th वाला मिनिमा आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 4.5 बीटा। अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा तो मेरे पास म्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 8/0.2। तो मेरे पास इसको कैलकुलेट करके अगर चेक करते हैं 5 से डिवाइड 9 तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास होगा 1.8 वाला आंसर आएगा या 7 वाला आंसर आएगा। तो अपने पास जो ऑप्शन है वो 1.78 वाला है। तो ऑप्शन इसको ध्यान से देखो, जो मैक्सिमम होता है वो होता है 8 बीटा, मतलब n बीटा ही हो जाता है, बट ड्यू टू मीडियम इट इज डिवाइडेड विद म्यू। देन जो मिनिमा आएगा वो होता है 0.5 लेसर देन n। तो इस मेथड से ये 4.5 बीटा होगा, बट दिस इज इन एयर और वैक्यूम, तो अपने पास म्यू नहीं आ गया यहाँ पे। तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 4.5, 1.7। एंड अगर मैं 18th क्वेश्चन चेक करता हूँ, 18th क्वेश्चन की भी डायग्राम ही आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है, एक बीम है लाइट की जो एल सोर्स से वो प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हुई, ये प्लेन मिरर बीम इंसिडेंट हुई। अगर मैं चेक करता हूँ तो वो बोल रहा है नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन अ स्पोर्ट on a scale placed above the source I when the mirror is rotated through। अगर ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है तो यहाँ पे स्पोर्ट पे है, अगर मिरर को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो लॉजिक क्या आता है, अगर मिरर एंगल थीटा रोटेट करेगा तो जो इमेज होगी वो रोटेट करेगी 2 थीटा में, ठीक है। ये अपना लॉजिक होता है जो बेसिकली सभी को बताना चाहिए। एंड अगर यहाँ पे 2 थीटा का लॉजिक आ रहा है तो अगर मिरर एंगल थीटा से रोटेट किया तो अपने पास यहाँ पे शिफ्टिंग होगी y की, ये डिस्टेंस है x, तो जो शिफ्टिंग होगी वो कितना एंगल है, दैट इज 2 थीटा, जो इमेज का शिफ्ट हो रहा है। बट ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू r, वेयर रेडियस r कितनी है y, रेडियस कितना है x, जो ये वाला डिस्टेंस है r ये वाली है, एंगल 2 थीटा ये वाला अपना काउंट होगा, दिस इज थीटा, दिस इज 2 थीटा, तो अपने पास थीटा कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू y/2x। तो अपने पास आंसर कौन सा बन गया, दैट इज इक्वल टू 4th ऑप्शन। बहुत इजी है, अगर आपकी इसकी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। 21 क्वेश्चन भी है,
सिर्फ और सिर्फ आप इसको ऑब्जर्व करके आंसर निकाल सकते हो। कैसे? उसने बोला एक स्प्रिंग से हमारे पास 2 मासेस हैंग किए हुए हैं, अगर यहाँ से मैं कुछ काटता हूँ तो सेंस बना के देखो, जो बी वाला मास होएगा वो तो ऑटोमेटिकली आराम से जाएगा नीचे, आराम से जाएगा तो ग्रेविटी जी ही लगेगी, तो बी वाले पे होना चाहिए, जी होनी चाहिए। तो फिर उसने बोला ए एंड बी, तो सेकंड वाले ऑप्शन में जी होना चाहिए। 2 दिख गए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कौन सा पॉसिबल है? अब सॉरी, ये वाला पॉसिबल है। अगर स्प्रिंग लगा हुआ है तो स्प्रिंग क्या बॉडी ए को आराम से जाने देगा? नहीं जाने देगा, तो उसका कम होएगा चीज से। तो अपने पास आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन हो गया। तो इसमें हमें कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, कोई आपके लेंथी वाले फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हो इजीली। कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे एक 2 लाइनों के सॉल्यूशंस है, बट वो आई डोंट थिंक सो कि उसको हम लेंथी सॉल्यूशंस मानेंगे या डिफिकल्ट मानेंगे। जैसे अभी इसी की बात कर लेते हैं, 22nd क्वेश्चन है। उसने बोला है कि 2 अपने पास प्रिज्म है, क्वेश्चन को समझ लेना। 2 प्रिज्म है, एक का एंगल ए जो दिया हुआ है उसने 10 डिग्री, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास 1.4, सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। हमने क्या निकालना है? ए डैश निकालना है। तो सिंपल तो है। उसने बोला है कि अपने पास डेविएशन नहीं हो रही, डिस्पर्जन हो रही। इट मीन डिस्पर्जन का मतलब लाइट जो है स्प्लिट कर रही है बट बेंड नहीं कर रही। बेंड नहीं कर रही तो अपने पास ऑप्शन क्या आएगा कि जो फर्स्ट बेंडिंग है, जो फर्स्ट लाइट की बेंडिंग है वो सेकंड लाइट की बेंडिंग के इक्वल है। तो अपने पास ऐसे जा रहा है सिस्टम, तो लाइट तो फैल गई बट इसमें जो एंगल है वो 0 डिग्री है। लाइट क्या होगी? पैरेलल होगी। जो एवरेज लाइट यहाँ वाली है और जो इनिशियल लाइट थी वो क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बन जाता है अपने पास? डेल्टा का फॉर्मूला क्या बनेगा? म्यू इनटू a माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू इनटू a माइनस 1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले के म्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1.42। फॉर्मूला में उल्टा लिख दिया। ए फर्स्ट वाला एंगल अपने पास 10 डिग्री, देन म्यू दैट इज 1.42 माइनस 1 इज इक्वल टू ए जो फाइंड करना है दैट इज 1.7 माइनस 1। अगर यहाँ से चेक करते हैं अपने पास क्या बनेगा? 10 इंटू 0.42 इज इक्वल टू 0.7 इंटू ए। इसको अगर सॉल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाय 7। अगर 42 डिवाइड बाय 7 करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 6। तो अपने पास आंसर क्या बनेगा? दैट इज इक्वल टू 6। तो इसमें कोई डिफिकल्ट वाला पोर्शन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है विदाउट डेविएशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो अपने पास डेल्टा 1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा 2। एट जिस मोमेंट पे एंगुलर प्रिज्म छोटा होता है अपने पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या हो जाता है? a इंटू म्यू माइनस 1 का फॉर्मूला रहता है। अब नेक्स्ट वाले देखते हैं। 19th क्वेश्चन देखो, तुच्चा सा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों इजी बोल रहा हूँ? ये आपका सारा का सारा एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल पोर्शन है कि जब अपने पास ट्रू डिप एंगल होता है वहां पे एक इक्वेशन बनती है। ये सब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव मीनिंग जो आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन है। इस बार पहली बार मेरे को दिख रहा है कि भाई एनसीईआरटी से भी अपने सीबीएसई वालों ने नीट में एक क्वेश्चन डाले हैं जो फिजिक्स में। अदरवाइज क्या होता है सिर्फ बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से आने होते हैं चांसेस। तो अपने पास सीधा का सीधा ये वाला फॉर्मूला आता है। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला याद होगा वो इजीली इसको कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो इसके हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। अगर अभी 23rd देखते हैं, 23rd भी बहुत तुच्चा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? वो बोल रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट ऑफ 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम। तो अगर मैं अपवर्ड जाता हूं तो आई हैव अ फार्मूला ऑफ दिस वन 2h बाय r, और अगर डाउन में जाता हूं तो आई हैव अ फार्मूला ऑफ दिस वन। अगर कैंसिल होगा मेरे पास तो उसने बोला है कि भाई 1 माइनस 2h बाय r शुड बी इक्वल टू 1 माइनस x बाय r। 1 1 कैंसिल, नेगेटिव कैंसिल। तो उसने बोला 2 किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जाना है, सॉरी 1 किलोमीटर जाना है, तो h की वैल्यू 1 पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 किलोमीटर। तो अपने पास कितना आंसर आ गया था? इक्वल टू 2 किलोमीटर। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर मैं चेक करता हूँ 24th, इसमें ट्रिकी पोर्शन क्या? वो बोल रहा है कि भाई पोटेंशियोमीटर की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं ईएमएफ मेजर कर सकता हूँ। ईएमएफ कौन सी वोल्टेज होती है? जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता तब जो होती है वो ईएमएफ होती है। तो ऑप्शन में फिगर आउट क्या करना है कि जहां पे गैल्वेनोमीटर में या फिर सर्किट में करंट 0 है तो ऑप्शन चेक करते हैं पोटेंशियल। यस, पोटेंशियल का यूज होता है, बट क्या ईएमएफ के लिए यूज होता है? पता नहीं, चेक कर लेते हैं। सेकंड में बोला है कंडीशन 4 नो करंट, आगे डेफिनेशन वाला ये हो सकता है। थर्ड में बोला है कॉम्बिनेशन सेल्स गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंसेस। फोर्थ में सेल तो नहीं हो सकता, कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ये इतना एग्जैक्ट वाला एक्यूरेट वाला आंसर नहीं है। ऑप्शन आपके सारे के सारे सही है, बट हमने क्या करना है? हमने सबसे पॉसिबल सही वाला ऑप्शन पिक करना है। सो आई विल गो विद
सेकंड, बिकॉज जो ईएमएफ है उससे सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही जस्टिफाई कर पा रहा है कि अगर करंट फ्लो नहीं करेगा पोटेंशियोमीटर से तभी मैं ईएमएफ मेजर कर सकता हूँ। अभी नेक्स्ट 20th क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 20th स्टेप समझो, दो कार्स हैं, एक कार ए है एक कार बी है, एक की स्पीड 22 मीटर पर सेकंड है, एक की स्पीड 16.5 मीटर पर सेकंड है। अभी क्या कर रहा है, बी वाला ब्लो कर रहा है और विद 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और साथ में फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है कि ए वाले को कितना सुनेगा। तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, ऑब्जर्वर ऊपर सोर्स नीचे। सिंस दोनों ड्राइवर्स, दोनों व्हीकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। अगर मेरे को न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमरेटर बड़ा। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो अपने पास आंसर क्या होगा, 400 से बड़ा होगा। तो जिस ऑप्शन में अपने पास 400 से कम वाला है वो वैसे ही खत्म हो गया। कौन सा बच गया, 411 एंड 448। इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास गिवन है 340 लेनी है स्पीड। ऑब्जर्वर की जो है, अभी दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज सोर्स। ऑब्जर्वर के 22, दूसरे की कितनी है 16.5 इंटू 400। चेक करते हैं, 362 डिवाइड बाय 3, अगर 16 माइनस करता हूँ, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ, 0.5 उड़ा रहा हूँ यहाँ से, तो मेरे पास बनेगा 42। अभी चेक करो ध्यान से, जो मल्टीप्लाई में चल रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं 0 और 0 ले देता हूँ अप्रॉक्सीमेट आंसर के लिए, तो आई गेट 9 8 यहाँ से क्या कितना है, 8 50 मल्टीप्लाई करता हूँ 450, तो 450 के नियर अबाउट आंसर होगा। तो 450 के नियर अबाउट 448 आंसर है, 411। तो ये कोई डिफिकल्ट वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक कंसेप्ट ही यूटिलाइज हो रहा है। सिमिलरली अगर 25th क्वेश्चन चेक करते हैं, 25th क्वेश्चन चेक करते हैं, उसमें क्या बोला हुआ है, एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और जो 450 वॉट की पावर रेडिएट कर रहा है 500 केल्विन पे। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी emitted per second per unit area should be equal to sigma t raised to 4। अगर यहाँ पे वॉटेज की बात कर रहा है, ठीक है, तो अपने पास हो गया एनर्जी पर सेकंड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पावर पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज्ड टू 4। तो पावर किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू सिग्मा एरिया टी रेज्ड टू 4। तो पावर किसके प्रोपोर्शनल चल रहा है, ध्यान से समझो इस बात को, एरिया इनटू, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, और साथ में टी रेज़ टू 4। तो उसने बोला है कि अगर मैं रेडियस को हाफ कर दूं बॉडी का, टेम्परेचर को डबल कर दूं, तो हाफ करने का मतलब 1/2 स्क्वायर, डबल करने का मतलब 2 रेज़ टू 4। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अपने पास कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 4। तो अपने पास जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स। तो इनिशियल पावर कितनी है, इनिशियल पावर अपने पास है 450, तो 450 का 4 टाइम कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 1800 वॉट। तो अपने पास आंसर कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू 1800 वॉट। तो इसमें भी सॉल्व ही करना था, बट कोई इतना लेंथी वाला सॉल्यूशन नहीं था जितना पीछे 1-2 क्वेश्चन जो स्किप किए थे। सिर्फ और सिर्फ रीजन इनका यही था कि उनके सॉल्यूशन बहुत लेंथी थे। अभी अगर हम 30th क्वेश्चन चेक करते हैं, एक बार आप स्टेटमेंट इसको रीड कर लो 30th की, इजी है, कोई डिफिकल्ट वाला नहीं है। कैसे इजी है, उसने बोला है कि भाई एक्स और वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। पहले एक्स की हम वेलोसिटी निकालेंगे विद द फॉर्मूला dx/dt, कितना बनेगा 5 - 4t। जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो इसका 0 - 4, तो अपने पास एक्सेलरेशन कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू -4। कौन सी वाली, एक्स वाली। सिमिलरली अगर मैं वाई डायरेक्शन में निकालता हूँ तो मेरे पास अगर 10, एक्सेलरेशन वाई में कितनी होगी 0, तो अपने पास आंसर क्या बना -4। तो जो मर्जी टाइम पे जाओ एक्सेलरेशन तो हमेशा ही -4 ही रह रही है, बिकॉज अपने पास y वाला कंपोनेंट 0 भी हो रहा है और साथ में एक्सेलरेशन की टर्म में कोई टाइम की वैल्यू नहीं दी गई। सिमिलरली अगर हम चेक करते हैं 31st क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक डेस्क है, डेस्क के ऊपर एक सब्सटेंस रखा हुआ है, ठीक है, कोई सिंपल चीज है, उसके साथ एक रस्सी स्ट्रिंग को बांधा हुआ है, यहाँ पे पार्टिकल है। अगर इसको मैं वेलोसिटी v से रोटेट करूंगा तो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगी, जो टेंशन प्रोड्यूस होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट भी इक्वल टू mv²/r। तो अपने पास उसने बोला कि टेंशन स्ट्रिंग में कितनी होगी, दैट भी इक्वल टू mv²/r, और आई से इट इज t। तो अपने पास माइनस तो हो नहीं सकता, तो आंसर या तो t होगा या mv²/r होगा, 0 भी नहीं हो सकता, प्लस भी नहीं हो सकता,
क्या होएगा एम बी स्केयर बाय नहीं गिवन, तो अपने पास क्या बन गया फोर्थ ऑप्शन। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ, मतलब जो इस बॉडी का रोटेट होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल में, उसकी जितनी भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी दैट विल गिव अस द टेंशन इन द स्ट्रिंग। 32nd क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 32nd क्वेश्चन देख लो, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है ये भी। कैसे इजी है, इक्वेशन ही सॉल्व करूंगा मैं। पार्टिकल जो है SHM बिहेव कर रहा है, अगर SHM है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा अंडर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। उसने बोला है कि जब पार्टिकल 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट पे है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन की इक्वल होगी। तो और एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर y। सिर्फ और सिर्फ मैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही कंपेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ओमेगा ओमेगा कैंसिल, r की वैल्यू 3 गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2π/d, डिस्प्लेसमेंट कितनी 2 सेंटीमीटर, टाइम का क्या बन गया दैट इज इक्वल टू 4π डिवाइड बाय 9 - 4 5। तो अपने पास आंसर क्या बन गया 4π/2। सिंपल, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, सबसे इजी वाला पोर्शन होगा जो मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है कि इस बार 2017 का है, बिकॉज 45 में से 40 क्वेश्चंस तो वैसे ही इजीली सिंपल मेथड से सॉल्व हो रहे हैं या फिर एक दो लाइनों से सॉल्व हो रहे हैं। अभी 27th क्वेश्चन चेक करते हैं। उसने बोला है एक मटेरियल का रेडियो एक्टिव जो कांस्टेंट है वो है 8 लैम्डा और दूसरे मटेरियल का कितना है लैम्डा। तो हमने क्या करना है, हमने B एंड A की रेशो 1/a कब होगी उसका हमने टाइम निकालना है। तो अगर हम फॉर्मूला चेक करते हैं तो n की वैल्यू क्या बनती है n0 e माइनस लैम्डा। अभी यहाँ पे लैम्डा एक बॉडी के लिए कितना है -8 लैम्डा t। अगर मैं फर्स्ट बॉडी का चेक करता हूँ, इनिशियली दोनों की अमाउंट सेम है, एक एक्सेप्ट देखिए दूसरी बॉडी का कितना है n0 e माइनस लैम्डा। व्हेन आई विल डिवाइड दीस टर्म्स तो ये वाली n1/n2 कितना गिवन है दैट इज गिवन बाय 1/e। तो अपने पास क्या गई, ध्यान से देखो, ये वाला माइनस लैम्डा टी ऊपर जा जाएगा, कितना बनेगा माइनस लैम्डा टी प्लस लैम्डा टी ई रेज़ टू r। यहाँ पे कितना है 1/e। अगर ये इसको मैं चेक करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 7 लैम्डा टी। तो ऑप्शन में देखो 7 दिख रहा है कहीं पे, एक ऑप्शन दिख रहा है, तो अपने पास ही कैंसिल है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसका उतना पोर्शन ही सॉल्व करना है जिससे हमें अवेलेबल ऑप्शंस में से कुछ ना कुछ आंसर का हिंट मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं हम 28th क्वेश्चन देख लो। जो अपने पास वर्क डन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में दैट इज अ स्टेट फंक्शन दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अपने पास जो वर्क डन होएगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। फर्स्ट वाले में देखो 10 से लेके 40 तक तो कितना है 30 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं 10 से लेके 40 तक अगेन 30 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं 10 से लेके 40 तक अगेन 30 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं 10 से लेके 40 तक अगेन 30 वोल्ट। तो अपने पास क्या हो रहा है, चारों पोर्शंस में से वोल्टेज डिफरेंस सेम है। अगर वोल्टेज डिफरेंस सेम है तो वर्क भी तो सेम ही होगा। तो अपने पास क्या होगा कि सारे के सारे केसेस में वर्क डन सेम है बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। सिमिलरली अगर हम चेक करते हैं 33rd क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पुट किए हैं कि बिना सॉल्यूशन के, बिना लेंथी वाले सॉल्यूशन के आपके पास आंसर्स होंगे, सिर्फ आपको थोड़ा सा ट्रिकी होना होगा। तो उसने बोला है कि अपने पास दो पोलराइड्स है, एक P1 एक P2 है। तो P1 और P2 ऐसे करके आगे, ठीक है। दोनों में एंगल कितना है, दोनों में एंगल अपने पास गिवन है 90 डिग्री। दोनों क्या है क्रॉस पोलराइड्स हैं और परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। एक और क्या कर दिया हमने, थर्ड पोलराइड यहाँ पे इंसर्ट किया इन सच अ वे कि अपने पास यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है और यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है और यहाँ ये दिस इज P1, दिस इज P3, दिस इज P2। तो यहाँ पे अगर इंसिडेंट लाइट आएगी जो अनपोलराइज्ड होगी तो वो ऑटोमेटिकली कितनी होगी I0/2 और यहाँ पे निकलेगी दैट विल बी मालूस लॉ लगेगा। तो मालूस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर 45। अगर इस पूरी टर्म का यहाँ से निकलेगा तो कितना आएगा फिर अगेन cos स्क्वायर 45 हो गया। cos 45 कितना होता है अपने पास दैट इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2। अगर यहाँ पे स्क्वायर करते हैं दैट इज अगेन 1/2। तो कितना बन गया I0/8। तो अपने पास आंसर क्या आएगा I0/8। क्वेश्चन बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है बिकॉज अगर एक बार में सॉल्व हो रहे हैं ये तो ये डिफिकल्ट वाले नहीं है। सिमिलरली अगर 34th क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा दैट इज इक्वल टू प्रेशर ओवर
डेल्टा वी बाई वी। अगर यहाँ पे चेंज करते हैं डेल्टा वी बाई वी को तो अपने पास क्या बनेगा 3 टाइम डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है एल क्यूब के, तो डेल्टा वी बाई वी का हाफ किसके इक्वल होगा 3 टाइम डेल्टा एल बाई एल। दिस इज फ्रॉम द फॉर्मूला एरर्स वाला। तो अपने पास बेसिकली ये इस चीज को निकालना है, तो अपने पास डेल्टा एल बाई एल कितना आएगा पी बाई 3k, बट यहाँ पे उसने k नहीं बोला, उसने बोला p बोला, तो अपने पास आंसर क्या बनेगा दैट इज इक्वल टू p by 3 दैट इज अ फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द सबस्टेंस और फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 29th देखते हैं। 29th भी इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। कि अगर अपने पास वैक्यूम की बात करते हैं, आउटर स्पेस की बात करते हैं, जहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो जो भी दो बॉडीज होंगे सेंटर्ड होंगे वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर। अगर ग्रेविटेशनल की लॉजिक से देखते हैं दे शुड अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। मूव अवे फ्रॉम ईच अदर नॉट पॉसिबल। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होती है अट्रैक्टिव होती है। विल बिकम स्टेशनरी, भाई अगर अट्रैक्ट करेंगे तो स्टेशनरी क्यों रहेंगे, नहीं हो सकता। कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। और थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस क्या है, सेम तो है। पॉइंट को समझो, अगर उसने आंसर देना था स्टेशनरी वाला तो उसने फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं देना था, बिकॉज थर्ड और फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं, तो फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो सबसे सुटेबल आंसर क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35th क्वेश्चन है। अब इसकी एक बार स्टेटमेंट आप रीड कर लो कि अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जहाँ पे अपने पास आरएमएस वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की ईएम वेव की। फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू सी बी, तो B कितना आएगा E बाई सी। E की वैल्यू कितनी है 6, C की 3 into 10 to the 8 कैंसल, I'll get 2 into 10 to the 8। दिस इज टेस्ला, दिस इज आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या होगी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑप्शन में चेक करो कौन सा √2 से 8 है, यहाँ पे माइनस पावर हो जाएगी, तो -8 वाली पावर सारे के सारे दे रही है, ठीक है। बट 2 into √2 चाहिए, तो नेगेटिव खत्म, ये खत्म, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। अगर मैं 2 को √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 2.8, तो आई विल गो विद फर्स्ट ऑप्शन। तो अपने पास आंसर क्या आएगा 2.8 into 10 to the -8 टेस्ला। दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर मैं चेक करता हूँ 36 क्वेश्चन में, 36 क्वेश्चन भी इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। कैसे इजी है, यहाँ पे अपने पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, जिसका रेडियस r है। यहाँ पे अपने धागा बांधा हुआ है, रस्सी बांधी हुई है जिसको बोल सकते हैं, कुछ फोर्स लगा रहे हैं दैट इज इक्वल टू कहाँ गया 30 न्यूटन। अभी फोर्स 30 न्यूटन की लग रही है, सॉलिड्स होलो सिलेंडर है, याद रखना है। तो जो ये वाली फोर्स लगाएगी इसको रोटेट कराएगा, रोटेट करने के लिए अपने पास होता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड अगर मैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में जाऊंगा आई विल गेट I into अल्फा। तो उसने सबसे पहले पूछा है कि अपने पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, और एंगुलर एक्सेलरेशन के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो जिस ऑप्शन में मीटर वगैरह दिया हुआ है वो तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तो अपने पास आंसर ऑप्शंस क्या बच गए 0.25 और 25। अगर इस मतलब फॉर एग्जांपल आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो, आपको कुछ कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं, 5 वाली डिफरेंट है, 5 ऐसे कैंसिल होगा, 0.25, 25 और 25 तीन चीजें कॉमन है, ठीक है। और फिर ऑड वन आउट वाला फॉर्मूला 25 दो बार आया हुआ, तो आई विल गो विद सेकंड। दिस ऐसे ऑप्शन में सिर्फ तब पिक करूंगा जब मेरे पास कोई माइंड में फॉर्मूला नहीं चलेगा। अगर आपको इसको क्लैरिफाई करना है तो हम करके भी दिखा देते हैं कैसे। जो फोर्स लग रही है दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन, डिस्टेंस कितना है दैट इज रेडियस 40/100। जो होलो सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला होता है mr² into अल्फा, ठीक है। तो अपने पास 30 into 40/100 है इज इक्वल टू मास कितना है 3 kg, रेडियस कितना है 40 का स्क्वायर करना है हमने, तो 40 into 100 into 40 into 100 into अल्फा। और अगर यहाँ से मैं चेक करूँगा तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू बन जाएगी 25/18 स्क्वायर। तो अपने पास आंसर भी सॉल्व करके वही आ रहा है जो बिना सॉल्व करके सिर्फ ऑब्जर्वेशन से अपने पास आंसर आ रहा था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 43rd क्वेश्चन है जो मैं भी डिस्कस करूंगा। 43rd क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आई ट्राई कि भाई बिना सॉल्व किए आपके पास इसके सॉल्यूशंस हो, बट अंडरस्टैंडिंग से, कोई ऐसे तुक्के नहीं चल रहे, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन है।
अभी जो दो करंट्स फ्लो कर रहे हैं ए एंड सी में, वो बी को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, बट होएंगे तो परपेंडिकुलर ही ना। अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, फोर्सेस दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो अपने पास जो रिजल्टेंट होएगा दैट विल बी इक्वल टू √2 टाइम्स समथिंग। तो आंसर में √2 होना चाहिए, तो जिस ऑप्शन में √2 नहीं उड़ा दो, तो अपने पास क्या बना, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। बट इतनी जल्दी आंसर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? जो फोर्स होती है वो क्या होता है, μ0/4 होता है। इट मींस पाई नीचे होता है। फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको कंफ्यूजन है, a × l, तो 2 यहाँ से कैंसिल। अब इस टर्म को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ध्यान से देखो क्या बनता है, ये वाला 2 इस √2 से कैंसिल हो गया, अपने पास सिर्फ थर्ड ऑप्शन रहेगा, ठीक है। दो फोर्सेस लगेंगी, एक सी से अट्रैक्ट करेगा, एक ए अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री होगी। 90 होगी तो √2 है। सिंगल फोर्स की वैल्यू दिस वन, यही फोर्स दूसरे वाला कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 2 से कैंसिल हो गए, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड वाले में जो है वो वाला अपने पास आंसर है। तो हमें नहीं सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। यही मेथड्स आप अपने नेक्स्ट वाले एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो। 37 भी है, 37 का अगर चेक करते हैं तो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए? बिकॉज अपने पास क्या दिया, ध्यान से देखो, जिसमें एक ऑप्शन है जिसमें प्लस दिया, तो मैं तो इसको वैसे ही उड़ा देता हूँ। 1 2 3 ऑप्शन में ω1 माइनस ω2 दिया होगा, तो अपने पास क्या होगा, ये वाले 3 में से ऑप्शन में से एक होगा। उसके बाद हमने निकालना है कि भाई 2 डिस्क है, एक डिस्क को इसके ऊपर रख दिया। फर्स्ट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, स्पीड ओमेगा। सेकंड वाले का I है, स्पीड ω2। जैसे अपने पास होता है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है, सिमिलरली अपने पास एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है। तो अगर मैं इस डिस्क को, सेकंड वाले डिस्क को फर्स्ट पे प्लेस करता हूँ, तो मेरे पास इनिशियल जितना भी होगा दैट इक्वल टू फाइनल। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ω1 बटाई तो I प्लस I ω2। फाइनल वाले में क्या होगा, जब दोनों डिस्क इकट्ठे प्लेस होंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाएगा, जिसकी स्पीड हो जाएगी ओमेगा। तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, I कॉमन, ω1 प्लस ω2 डिवाइड बाई 2। तो अपने पास ओमेगा की वैल्यू क्या कितनी बन जाएगी, ω1 प्लस ω2 डिवाइड बाई 2। अभी उसने पूछा कि भाई लॉस ऑफ एनर्जी कितना होना चाहिए। लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई विल सॉल्व हियर। लॉस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू दैट इज इक्वल टू लॉस, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई सिर्फ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल रहा हूँ, आई एम नॉट कंसीडरिंग के मेरे पास नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में। इनिशियल जो है दो अपने पास डिस्क है, तो फर्स्ट वाले का आएगा ω1 स्क्वायर, सेकंड वाले का ω2 स्क्वायर, फाइनल वाले का हाफ 2I ω1 प्लस ω2 का स्क्वायर का हाफ। ध्यान से देखो यहाँ पे ये 1/2 क्या होगा, I/2 एक आ गया, ω1 स्क्वायर ω2 स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर 1/4 बनेगा, I इंटू समथिंग स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1/2 से 1/4 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपने पास बचेगा 1/4, तो ऑप्शन अपने पास 1/4 बना, तो अपने आंसर क्या हो गया 1/4। नो डाउट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट डिफिकल्ट नहीं कह सकते इसको कि आपको ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 40 क्वेश्चन तक तो ऐसे ही आ गया, अभी 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ, 40 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस हो गए। 44th देख लो पहले, बहुत इजी है। क्यों इजी है बता देता हूँ। यहाँ पे ऑयल फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 65 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे वाटर फील्ड है, वाटर कितना है 65 प्लस 65 दैट इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। तो इस पोर्शन में जितना ऑयल है उसका जो वेट होएगा दैट इज इक्वल टू जो इस पोर्शन में वाटर का वेट है। तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं, 140 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 130 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है दैट इज इक्वल टू 1000। 140 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास ऑयल की डेंसिटी आएगी। तो अगर मैं इसको प्रॉपर कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास कितना बनेगा 500, 6500 डिवाइड बाई 7। तो मेरे पास सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेटली 920 या 930 के अप्रॉक्सीमेट, तो अपने पास आंसर क्या है थर्ड ऑप्शन। तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो।
सिमिलरली अगर हम चेक करेंगे 38 में तो आंसर वैसे ही दिख गया। कैसे दिख गया ध्यान से समझो, दो ऑप्शन तो उसने कॉमन दे दी, एक तो 6 × 10⁵ है, एक 0.6 × 10⁶ है, तो डिफरेंस है इसमें। अब दो ऑप्शन कॉमन दिए हुए हैं तो ऑब्वियसली आंसर भी तो वही होगा, क्योंकि इस वाले में ध्यान से देखो 3 ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो अपने पास थर्ड वाला ऑप्शन खत्म हो गया। और दो ऑप्शन में 10⁵ है, मतलब 10⁵ 6 × समथिंग और 0.6 × 10⁶। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को स्ट्रॉन्ग करो, आपके पास आंसर ऐसे ही मिल जाएगा। अभी एक दो क्वेश्चंस रह गए, ध्यान से समझना इसको। जैसे कि अपने पास 39th क्वेश्चन है, ये प्योरली अपने पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर मैंने किसी कॉइल को 180 पे रोटेट करना है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है 2mb, या मैं बोलूंगा mb × cos θ1 - cos θ2, जो वर्क डन होता है। और जिस मूवमेंट में 180 पे रोटेट करना होता है ये सारी टर्म आ जाती है 2mb। m का फॉर्मूला NIA × b, यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ऑप्शन आएगा। मैं वैल्यूज नहीं पुट कर रहा बिकॉज वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे सारी की सारी गिवन, इतनी आप कर सकते हो। अगर 40th क्वेश्चन देखते हैं, बाल्मर सीरीज क्या होता है, इसके लिए n की वैल्यू 2 होती है। लेमन सीरीज क्या होता है, इसके लिए 1 होती है। और 2 का अगर सीरीज की बात ही करते हैं तो लैम्डा स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो आंसर में क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें। सिमिलरली 41 क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है, उसने बोला एफिशिएंसी 1/10 है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट हीट बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। अगर उसने वर्क डन 10 दिया हुआ है तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 अपने पास आ जाएगा 100। स्टेप समझो, अगर Q1 100 है तो वर्क कितना है 10, वर्क 10 है तो भाई Q2 कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 90 जूल, दैट इज हीट माइनस वर्क। तो अपने पास कितना आ गया 90 जूल। तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो बेटर ऑप्शन आपके पास यही है कि आप वीडियो को पॉज करो, ध्यान से समझो उस चीज को, एंड आप क्वेश्चन पेपर को यहाँ से डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगा। सिमिलरली 42nd क्वेश्चन है। 42nd क्वेश्चन में अपने पास 2 मोल O2 के दिए हुए हैं, 4 मोल्स आर्गन के दिए हुए हैं। तो अपने पास सबसे पहले तो गामा निकालना पड़ेगा। गामा निकालने का जो लॉजिक होता है दैट इज इक्वल टू N1 गामा 1 N2 गामा 2 ओवर N1 प्लस करते हैं। फर्स्ट वाले के 2 मोल, दिस इज डायटोमिक गैस, डायटोमिक के लिए होता है 1.4। सेकंड वाले का 4 मोल, मोनोटोमिक 1.6, 1.66 होता है, 1.6 कह लेते हैं। डिवाइड में 2 + 4, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा 2.8 6.4/6 प्लस करता हूँ 8 9.2/6, अप्रॉक्सीमेटली 1.52 ही आएगा। तो ये जो 1.52 आया, जो अपने पास U का फॉर्मूला होता है वो किसकी इक्वल होता है NCV/dt, n नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल होंगे R ओवर गामा -1 × तो n कितना है 6, गामा कितना है 1.5 -1 dt, तो कितना बन गया 6/0.5 r dt। 6/0.5 कितना आएगा 12 r dt। 12 वाला ऑप्शन अपने पास है, ऑप्शन नहीं है। 12 का सबसे पास वाला कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज की नेम है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज याद है हल्के फुल्के, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन भी सिंपल है। सिंपल किस सेंस में, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। यहाँ पे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का वो कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। बट जरूरी है जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी बॉडी की तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन को शिफ्ट होगा और सेंटर ऑफ मास वहीं पे लेगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता। जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क 0 होगी, ये ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे अपने पास कोई मूवमेंट ऑफ नहीं लगती, तो अपने पास टॉर्क क्या आ जाती है 0। अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस बोथ ट्रांसलेशनल रोटेशनल। रोटेशनल तो प्रोड्यूस करेगा, सही है, ट्रांसलेशनल नहीं प्रोड्यूस कर सकता। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या मतलब है, मोशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट अ लार्ज रोड। ये मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन ही होती है कि अगर अपने पास MA दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो तो अपने पास क्या हो जाता है, कम एफर्ट लगा के हम ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोड पिक कर सकते हैं। तो अपने पास ऑप्शन क्या बनेगा, सेकंड एंड फोर्थ। तो अपने पास सेकंड एंड फोर्थ का ऑप्शन का फोर्थ ऑप्शन बनता है।
ये थे आपके क्वेश्चंस जो आप चेक कर सकते हो कि पेपर में आप कैसे सॉल्व करके आए हो एंड कितने इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। थैंक यू।